देखिए, हर चुनावी विश्लेषण की शुरुआत तो आंकड़ों से ही होती है, लेकिन किसी जगह की असली नब्ज पकड़ने के लिए जमीन पर उतरना ही पड़ता है। तो आज हम लहरी घाट की बात कर रहे हैं, और ये मसला सिर्फ एक हार जीत का नहीं है। सवाल यह है कि एक 30 साल पुराना मजबूत सियासी किला, जिसकी बुनियाद भरोसे पर टिकी थी, आज उसी बुनियाद में दरारें क्यों नजर आ रही हैं। तो समझिए, ये सिर्फ एक सीट का विश्लेषण नहीं है, ये शासन के लिए एक जनादेश को फिर से बनाने का एक खाका है। तो चलिए, इस पूरे मामले को हम 6 हिस्सों में समझते हैं। सबसे पहले लहरी घाट की जमीनी हकीकत, वहां की मिट्टी, पानी और लोग कैसे हैं। फिर उस चुनावी लड़ाई को करीब से देखेंगे जो महज कुछ वोटों के फासले पर लड़ी गई। इसके बाद हम उस दरार की वजह जानेंगे जिसने इस किले को कमजोर किया। फिर हम शासन के लिए एक नया जनादेश गढ़ने की रणनीति पर बात करेंगे। पांचवा हिस्सा होगा वादे को हकीकत में बदलने का एक ठोस एक्शन प्लान। और आखिर में हम बात करेंगे विश्वास की, जो किसी भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। तो सबसे पहले आइए लहरी घाट की जमीन को समझते हैं, क्योंकि देखिए, राजनीति वो हवा में नहीं होती, वो लोगों की जिंदगी, उनकी उम्मीदों और उनकी रोज की जद्दोजहद से ही जन्म लेती है। ये जो आप देख रहे हैं, ये असम के मोरीगांव जिले में बसा लहरी घाट है। पर इसे सिर्फ एक नक्शे की तरह मत देखिए, इसे एक जीती जागती जगह की तरह देखिए। यहाँ ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां वो जिंदगी देती भी हैं और कभी कभी छीन भी लेती हैं। यहाँ की सियासत, समाज, अर्थव्यवस्था, सब कुछ पानी के इस बहाव के साथ ही चलता है। जब बाढ़ आती है ना, तो सिर्फ खेत नहीं डूबते, लोगों की उम्मीदें और सपने भी डूब जाते हैं। अब जरा इन आंकड़ों को देखिए। लहरी घाट की आबादी में 91.3% मुस्लिम हैं। दशकों तक इसी एक आंकड़े ने यहाँ की राजनीति की दिशा तय की है। इसे एक पक्की सीट या सेफ सीट माना जाता रहा, लेकिन 2021 के नतीजों ने एक बात साफ कर दी कि अब डेमोग्राफी यानी आबादी का गणित जीत की गारंटी नहीं है। ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है, पूरी कहानी बिल्कुल नहीं। और इस कहानी का एक और बहुत बड़ा पहलू है। 96% आबादी गांव में बसती है। मतलब ये किसानों, खेतीहर मजदूरों और मछुआरों की जमीन है। इनकी चिंताएं वो बड़े शहरों की बहसों से बहुत अलग हैं। इनकी जिंदगी फसल के दाम, मनरेगा की दिहाड़ी, बाढ़ से राहत और बच्चों के लिए एक ठीक-ठाक स्कूल के आसपास ही घूमती है। कोई भी नेता जो इन असल मुद्दों पर खरा नहीं उतरता, वो अपनी जमीन खो देता है। तो चलिए, अब उस चुनावी भूचाल के केंद्र में चलते हैं जिसने हमें ये विश्लेषण करने पर मजबूर किया। ये एक ऐसी जीत थी जिसे जीत से ज्यादा एक चेतावनी की तरह देखा जाना चाहिए। हाँ, ये जीत नहीं, एक अलार्म था। महज 2028 वोट, कुल डाले गए वोटों का सिर्फ 1.3%। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। अगर हर पोलिंग बूथ पर सिर्फ 8-10 लोगों ने अपना मन बदल लिया होता, तो नतीजा आज कुछ और होता। जब फासला इतना कम हो जाए ना, तो ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं रहता, ये इस बात का सबूत है कि लोगों का भरोसा वो दरक रहा है और वो अब दूसरे विकल्प तलाश रहे हैं। 2031 का वोट शेयर इस कहानी को और भी साफ कर देता है। कांग्रेस को 37.3% वोट मिले, ठीक है, लेकिन एक मजबूत निर्दलीय उम्मीदवार, उसने 36.1% वोट लेकर मुकाबला लगभग बराबरी पर ला दिया। इसका मतलब ये है कि सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ जो भी नाराजगी थी, वो एक जगह जाकर जमा हो गई। और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी अपना वोट शेयर बढ़ाकर 21.3% कर लिया, जो एक पारंपरिक गढ़ के लिए बहुत बड़ा संकेत है। और देखिए, ये बदलाव कोई एक रात में नहीं हुआ, ये एक धीमी 20 साल लंबी गिरावट है। 2001 में कांग्रेस का वोट शेयर 55% था, 2011 में घटकर 50% हुआ, 2016 में और नीचे आया 41% पर, और 2021 में गिरकर सिर्फ 37% रह गया। ये आंकड़े चिल्ला चिल्ला कर एक कहानी कह रहे हैं, भरोसे के धीरे धीरे खत्म होने की कहानी। तो 2021 का नतीजा कोई हादसा नहीं था, ये इसी लंबी ढलान का नतीजा था। तो सवाल उठता है कि ये दरार आखिर आई कहां से। अब हम इस सियासी शरीर की एक तरह से चीर फाड़ करेंगे। हम उन अंदरूनी कमजोरियों और बाहरी दबावों को समझेंगे जिन्होंने इस जनादेश को इतना नाजुक बना दिया। ये स्वॉट एनालिसिस यानी ताकत, कमजोरी, मौके और खतरे का विश्लेषण पूरी तस्वीर को एक साथ सामने रख देता है। ताकत क्या है? 30 साल की विरासत और जमीन पर एक मजबूत नेटवर्क। लेकिन कमजोरी 2021 की वो महज कुछ वोटों से हुई जीत और सिर्फ एक समुदाय के वोटों पर हद से ज्यादा निर्भरता। मौके भी हैं, जैसे कि बीजेपी की स्थानीय नाकामियों को लोगों के सामने लाना। तो वहीं सीएए, एनआरसी जैसे मुद्दों पर ध्रुवीकरण का खतरा भी है, जो वोटों को बुरी तरह बांट सकता है। और देखिए, मुश्किल तब और बढ़ जाती है जब अंदर की कमजोरी और बाहर का खतरा एक साथ मिल जाएं। अंदर से पार्टी सिर्फ एक वोट बैंक पर निर्भर रहकर कुछ ज्यादा ही निश्चिंत हो गई,
और बाहर से एक नई राजनीतिक ताकत बाकी बचे वोटों को अपने साथ जोड़ रही है। ये क्लासिक राजनीतिक जाल है। आप अपनी जमीन पर खड़े रह जाते हैं और आपका विरोधी आपके चारों ओर की जमीन पर कब्जा कर लेता है। ये लाइन, ये इस पूरी चुनौती की जड़ है। सिर्फ आबादी के गणित के आधार पर राजनीति करने का दौर अब चला गया है। लोकतंत्र में आपको हर दरवाजे पर दस्तक देनी पड़ती है, हर समुदाय का विश्वास जीतना होता है। जब आप आबादी के एक हिस्से से बात करना ही बंद कर देते हैं, तो आप अनजाने में उन्हें अपने विरोधी की गोद में धकेल देते हैं। और यहीं पर हमारे संवैधानिक मूल्य वो हमें रास्ता दिखाते हैं। सार्वजनिक जीवन में बोलने की आज़ादी एक बहुत बड़ी ताकत है, पर इसके साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। जिम्मेदारी ये कि हमारे शब्द समाज को जोड़ें, तोड़े नहीं। जब किसी बयान से सामाजिक ताना-बाना बिखरने लगता है, तो सबसे ज्यादा नुकसान लोकतंत्र का ही होता है। अच्छा, तो अब तक हमने बीमारी को समझा है, उसकी जड़ों तक गए हैं। अब इलाज की बात करते हैं। अब हम उस ब्लूप्रिंट पर चर्चा करेंगे जो विश्वास और समर्थन को फिर से बनाने का रास्ता दिखाता है। इस रणनीति को हम चतुर्मुख सिद्धांत कह सकते हैं, जिसके 4 मजबूत स्तंभ हैं। पहला, चुनावी सटीकता, यानी हर बूथ की ताकत और कमजोरी को समझना। दूसरा, संगठनात्मक शक्ति, जमीन पर कार्यकर्ताओं की एक ऐसी टीम जो हर घर तक पहुंचे। तीसरा, कहानी में एकरूपता, एक ऐसी कहानी जो सीधी, सच्ची हो और लोगों के दिल तक पहुंचे। और चौथा, संसाधनों का सही इस्तेमाल, यानी हर मिनट, हर रुपया वहीं लगे जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। देखिए, किसी भी चुनाव की आत्मा उसकी कहानी होती है, उसका नैरेटिव होता है, और यहां कहानी को नए सिरे से गढ़ना होगा। बांटने वाली राजनीति के जवाब में एक जोड़ने वाली कहानी कहनी होगी, जैसे कांग्रेस जोड़ती है, बीजेपी तोड़ती है। उम्मीदवार की डॉक्टर वाली छवि को सेवा से जोड़ना होगा कि ये समुदाय के स्वास्थ्य के लिए एक डॉक्टर हैं। बड़े बड़े सरकारी वादों के सामने जमीन पर किए गए छोटे छोटे कामों को सबूत की तरह पेश करना होगा। रणनीति कागज पर तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन चुनाव तो जमीन पर ही जीते जाते हैं। तो अब हम इस रणनीति को एक 90 दिन के एक्शन प्लान में बदलेंगे, एक ऐसा प्लान जो वादे को सबूत में बदल दे। ये है 90 दिनों का प्लान। इसकी पहली सीढ़ी है सुनना। पहले 30 दिन गांव-गांव, घर-घर जाकर हर छोटी बड़ी शिकायत को दर्ज करना। दूसरी सीढ़ी है करना। अगले 30 दिन उन्हीं शिकायतों पर काम करना और लोगों को दिखाना कि काम हो रहा है। और तीसरी सीढ़ी है जोड़ना। आखिरी 30 दिनों में उस बने हुए भरोसे को वोट में बदलना और लोगों को पोलिंग बूथ तक लाना। आज के जमाने में डिजिटल पहुंच जरूरी है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ। इसका मतलब है कि भारत के नए डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट यानी DPDPA का सख्ती से पालन करना होगा। किसी की इजाजत के बिना उसे किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ना, ये विश्वास तोड़ना है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल विकास दिखाने के लिए होना चाहिए, जैसे पहले और बाद की तस्वीरें, और अफवाहों और झूठ का जवाब देने के लिए एक तेज तर्रार टीम होनी चाहिए। भारत का नया प्राइवेसी कानून सिर्फ एक नियम नहीं है, ये एक सिद्धांत है। और सिद्धांत ये है कि एक नागरिक का विश्वास सबसे ऊपर है। राजनीति में हर संवाद वो लोगों की स्पष्ट सहमति पर आधारित होना चाहिए। जब हम किसी के डेटा का सम्मान करते हैं, तो असल में हम उस व्यक्ति का सम्मान करते हैं, और विश्वास की पहली सीढ़ी सम्मान ही है। तो अब हम इस विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर हैं, लेकिन यह अंत एक नई शुरुआत की तरफ इशारा करता है। ये बातचीत सिर्फ एक चुनाव जीतने के तरीके से कहीं ज्यादा गहरी है। ये इस बारे में है कि शासन करने का अधिकार लगातार कैसे कमाया जाता है। इस एक बात को हमेशा याद रखना चाहिए, चुनाव वो एक दिन में जीता जाता है, लेकिन शासन करने का अधिकार वो चुनाव के बाद आने वाले हर एक दिन अपनी सेवा से, अपने काम से कमाना पड़ता है। जीत एक मंजिल हो सकती है, लेकिन जनादेश एक सफर है जो कभी खत्म नहीं होता। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचित क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे